आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक ग्रोथ के जो निर्धारक घटक हैं, वो क्या है? हमने दोनों इसकी चर्चा की है। अब हम प्रतिष्ठित सिद्धांत को देखेंगे। देखिए, चूँकि हम आप जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको नोट करते जाना है। अब हम देखेंगे कैसे, मतलब किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आप उसको पहले देख लीजिए। हम पहले तो यहाँ पे आर्थिक समृद्धि का प्रतिष्ठित सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन इसके 2 रूप हैं। आर्थिक समृद्धि के 2 रूप हैं, ठीक है? उसको हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि आर्थिक समृद्धि है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसको 2 रूप में पढ़ना है। सबसे पहला कि इसके इकोनॉमिक ग्रोथ के संबंध में थियरी क्या है, थियरी संबंध में सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या कहते हैं। और दूसरी बात कि इसका संतुलन कैसा होगा, संतुलन कैसा होगा। तो ये इसमें आपको डिफिकल्टीज नहीं होना है। आप अपने कॉपी में जैसे लिखिए इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? इसके बाद से जो हमें उम्मीद है कि हमने जितना बताया आपने नोट किया है। अब आपको क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ लिखना है और उसको 2 भागों में बांटना है। सबसे पहले थियरीज और उसके अलावा संतुलन। संतुलन होगा कि नहीं, उसका अस्तित्व है कि नहीं, एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उसका अस्थायित्व है कि नहीं, स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके भी अलग सारी मतलब थियरीज दी गई हैं। इसको मतलब बताया गया फंक्शन के रूप में, मैथमेटिक्स के रूप में। और इसके तो थियरीज दी ही गई हैं और इसको अलग से संतुलन को मैथमेटिक्स के रूप में समझाया गया। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, हम आपको गाइड करते हुए चल रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और फिर आप बढ़िया से पढ़िए। जितना हम पढ़ा रहे हैं बस आपको उतना ही पढ़ना है, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? चलिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, और वो भी आर्थिक ग्रोथ में ही प्रतिष्ठित सिद्धांत की। प्रतिष्ठित सिद्धांत पे आप जानते हैं कि कई लोग आते हैं, पर मुख्य रूप से जो उसके प्रणेता है वो तो एडम स्मिथ है, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जब हम आर्थिक ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो 3 लोग आते हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत में। 3 लोग आते हैं। कौन कौन आता है? एक सेकेंड। जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर हम प्रतिष्ठित सिद्धांत की बात करें तो इसमें 3 लोग आते हैं। सबसे पहले स्मिथ आते हैं, रिकार्डो आते हैं और माल्थस आते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ग्रोथ के बारे में कुछ कहा या ग्रोथ के बारे में कोई थियरी दी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो अपने सिद्धांत में, जैसे मान लीजिए कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो समृद्धि से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। उसको इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है अन्य अर्थशास्त्रियों ने। उसके अलावा रिकार्डो का ऐसे ही रेंट की थियरी है, उसमें से जो ग्रोथ के संबंध में चीजें हैं उसको उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ऐसे ही इनकी भी है, स्मिथ की भी है। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने जो जो ग्रोथ की सारी चीजें मिली। चलिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आखिर हम इसको क्यों पढ़ें। तो बात यहाँ से थी कि जैसे ही वर्ल्ड वार के पहले तो देखिए, अब ब्रिटेन संपन्न था, अमेरिका संपन्न था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही समृद्ध देश थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार शुरू हुआ, ब्रिटेन ने अपना सारा बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। तो देश में कई जगहों पे, चूंकि जर्मनी पूरा यूरोप तबाह था उस समय, तो सारे, हम आपके पृष्ठभूमि बता रहे हैं, तो सारे लोग तबाह हो गए थे। तो आफ्टर 1915, 1915 के बाद ही यहाँ पे ग्रोथ की जो धारणा है पनपी, क्योंकि उसमें ग्रोथ की आवश्यकता थी सर, कि कैसे अपने देश को और विकसित किया जाए। समझ रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही खत्म हुई 1945 में, तो उसके बाद 15 से ही ग्रोथ की धारणा शुरू हो गई, क्योंकि कैसे उसको सही किया जाए। बाद में अभी एक और प्रैक्टिस, थोड़ा सा हम आपको अलग ले जा रहे हैं, एक सेकेंड, कि जापान जो था ना, जापान एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसको टेक ओवर किया था अमेरिका ने। तो अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि वो जापान को भी इंक्रीज करे, उसको और मजबूती प्रदान करे, उसको डेवलप करे, ग्रोथ करे उसका। तो ये सारी समस्या सबके लिए खड़ी थी कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करे। देन आप जानते हैं, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, देन वी हैव टू स्टार्ट लर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। अर्थशास्त्रियों ने रिसर्च शुरू किया और फिर उन्होंने इन तीनों सिद्धांतों को अपने पास रखा, ठीक है? हम आपको पूरा बैकग्राउंड देते चलेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है? अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो सब समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हुई और फिर वहां से इंपॉर्टेंस आया इकोनॉमिक ग्रोथ की। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 सब्जेक्ट वहां से निकले कि विकास किसे कहते हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए ग्रोथ के बारे में हमने पीछे ये सारी चीज़ों हमने बता दिया है कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो दैट इज ग्रोथ। लेकिन अगर देश की सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो रहा है, सांस्कृतिक भी हो रहा है, तो इस और फिर उसके साथ साथ आय भी बढ़ रही है, तो जब सारी चीज़ें गुणात्मक रूप में बढ़ती हैं दैट इज डेवलपमेंट।
तो उसके भी कई पर्सपेक्टिव हैं, जैसे PQLI है, उसके अलावा SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट आती रहती हैं, उसके बारे में आप अलग से देख लेंगे। ऐसा अगर थियरीज मैटर करेंगी, अगर आप लोग मैं कमेंट करेंगे तो हम जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ग्रोथ पढ़ना है, जैसे ही ग्रोथ कंप्लीट होगा फिर हम डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। और वही ज़्यादा पोर्शन हमें नहीं देखना है, केवल जितना एग्जाम में आता है, चाहे किसी भी एग्जाम में, आपको किसी भी एग्जाम में बैठे आपसे ये क्वेश्चन, अगर आप इन सारी चीज़ों को, तो आपको ग्रोथ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें से आपने नोट किया होगा इसको, और आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम फिर इसको बढ़ाते हैं और फिर हम आगे देखते हैं इन्हीं सिद्धांतों को। तो इन्हीं 3 सिद्धांतों को, जैसे एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो और फिर माल्थस, उन्हीं के विचारों पर आधारित जो विचार है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठित सिद्धांत बोलते हैं। बस इतना। चलिए जैसा कि आप जानते हैं कि 3 विचार इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो हम सबको अलग अलग करके देखेंगे, एडम स्मिथ, फिर रिकार्डो, देन माल्थस। अब एडम स्मिथ क्या कहते हैं, ठीक है, हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे, लिखी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसको बहुत ही शॉर्टकट में बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया का जो कारण है वो है उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त, ठीक है। जैसे उत्पादन आपने किया, उत्पादन के बाद जैसे कि सब बेचने के बाद आपको क्या मिलता है, फैक्टर को पे करने के बाद, पैसा देने के बाद आपको कुछ पैसा बचता है, दैट इज सरप्लस। और वही सरप्लस क्या होता है, पूंजी संचय के रूप में आप रखे होते हैं, और वही लाभ होता है, ठीक है। पूंजी संचय, उसे हम लाभ भी बोलते हैं, और यही लाभ को निर्धारित करता है। और यही लाभ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है। जैसे ही निवेश होता है फिर पूंजी संचय होता है, और ये सारी चीजें प्रक्रिया बढ़ती है। तो क्या लॉन्ग रन में बढ़ेगी, क्योंकि जब स्मिथ ने बताया था, आप समझ रहे हैं ना, स्मिथ जब 1936 में अपना किताब लॉन्च किया तो उन्होंने क्या कहा कि शॉर्ट रन में की बात की, उन्होंने कहा कि लॉन्ग रन होता ही नहीं है, और शॉर्ट रन में ग्रोथ के बारे में बताया। वो जो इक्विलिब्रियम बता रहे हैं ना, रोजगार का संतुलन, ये ग्रोथ ही एक तरह से, लेकिन वो शॉर्ट रन की है कि अल्पकाल में या शॉर्ट रन में रोजगार, पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, या मतलब सब कुछ बढ़िया हो, सरकार गवर्नमेंट इंटरवेन करके ये सारी चीजें सही करी। लेकिन 1936 के पैरेलल ही एक और किताब पब्लिश होती है, ठीक है, टुवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक्स या टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसे हैरोल्ड ने 1936 में पब्लिश किया, और यहाँ से समझ में हुई कि हम आर्थिक विकास करें कैसे। आर्थिक विकास क्या है, अनवरत चलती रहेगी कि नहीं, केवल आर्थिक विकास कर देना सही नहीं है, इसे हमें डेवलप करना होगा। आर्थिक विकास वैसे नहीं कर सकते हैं, हमें इसे लॉन्ग रन में देखना होगा कि क्या ये सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस पे प्रकाश डाला हैरोल्ड ने, जो सारे, जिसे हम सतत विकास भी बोलते हैं, तो सतत विकास को आर्थिक समृद्धि बोल सकते हैं, दैट्स इट। अब आर्थिक विकास में जो एडम स्मिथ ने सबसे पहले क्या माना, पूंजी संचय को माना। पूंजी संचय क्या, किसका प्रतिफल, अतिरेक। और आप जानते हैं कि जो पूंजी संचय होता है ना, पूंजी संचय, इसी से इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आप जानते हैं डेल्टा के इक्वल टू क्या होता है, आई। जैसे ही पूंजी आएगा वो क्या करेगा, निवेश करेगा, और फिर जैसे ही आई आएगा वो क्या करेगा, वो खुद पूंजी संचय करेगा। तो ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, एडम स्मिथ सबसे पहला इन्होंने कहा है कि दूसरा है श्रम शक्ति या जनसंख्या। वैसे तो हो नहीं सकता है, आवश्यक श्रम शक्ति की आवश्यकता, उसके लिए जो जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए। देखिए आपने बताया है, हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे तो भी हम आप लोगों को बताए हैं कि जनसंख्या जरूरी थी। उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो जनसंख्या इस मूल आधार था, उत्पादन के कारक के रूप में सबसे मुख्य था। देखिए रिकार्डो ने भी उसको सम्मिलित किया है केवल, तो बहुत इंपॉर्टेंस थी, इसीलिए जनसंख्या की वृद्धि बहुत जरूरी थी उस समय। वर्तमान में ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, ठीक है। तब देखिए तीसरा है विशिष्ट श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण समृद्धि प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं। श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, और फिर मशीनों में सुधार अर्थात तकनीकी सुधार विदेशी व्यापार के लिए इंजन की तरह। देखिए अब हम आपको सारी चीजें केवल थोड़ी सी बातों में कंफर्म कर देते हैं। 3-4 कारक है, उन्होंने कौन कौन से कारक माना। सबसे पहले क्या कारक माना, आप इसको नोट करिएगा। एडम स्मिथ के विचार में सबसे पहला क्या माना, पूंजी संचय, पूंजी का संचय, ठीक है। नंबर दूसरा क्या माना, श्रम, लेबर। तीसरा माना श्रम विभाजन,
इसे पूरा तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं श्रम लेबर विभाजन, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, अर्थात लेबर का जो आप विभाजन करेंगे, ठीक है। और दूसरा एंड हम बोल सकते हैं स्पेशलाइजेशन एवं विशिष्टीकरण। ये क्या करते हैं, समृद्ध प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देन हम चौथा ले लेते हैं यहाँ पे तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, और पांचवा है विदेशी व्यापार अर्थात फॉरेन ट्रेड। ये सारे 4-5 निर्धारक हैं, इनके द्वारा आर्थिक प्रक्रिया आर्थिक जो ग्रोथ है वो शुरू होती है, और ये उनको समृद्धि प्रदान करते हैं, मतलब यही निर्धारक घटक, ठीक है। उन किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। केवल हम 5 लाइन में सारी चीजें व्यक्त कर दी है, ठीक है, 5 चीजों में। अब चलिए, अब इन्होंने कहा था कि बाद में क्या होता है, आर्थिक की प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो उसके साथ साथ पूंजीपतियों के बीच श्रमिकों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे मजदूरी दर बढ़ती है। देखिए, अब जैसे ही आर्थिक प्रक्रिया बढ़ रही है और श्रमिकों की मांग हो रही है, तो क्या हो रही है, सभी लोग कर रहे हैं, सारे पूंजीपति। तो जैसे ही पूंजीपति करेंगे और श्रम की संख्या तो सीमित होती है, क्यों, क्योंकि उस समय उतना श्रम नहीं था, इसीलिए उन्होंने माना कि श्रम की संख्या क्या है, कम है। तो जब मांग होगी उसकी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है मजदूरी बढ़ेगी, ज़्यादा मजदूरी जहाँ रहेगी वहीं पे लोग जाएंगे। अब जब मजदूरी बढ़ेगी तो लाभ कम होगा, जब लाभ कम होगा तो पूंजी संचय कम होगा, पूंजी संचय कम होगा तो भैया इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा सर। अर्थात जो श्रम शक्ति प्रेरित करती है आर्थिक समृद्धि को, वही श्रम शक्ति अवरोधित भी करती है आर्थिक विकास को। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और फिर ऐसे ही पूंजी संचय जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाती है। बात ऐसे वृद्धिमान प्रतिफल के बावजूद, जब वृद्धिमान प्रतिफल होता है तो भी समृद्धि की प्रक्रिया अनवरत जारी नहीं रहती, बल्कि इस पर अवरोध उत्पन्न होता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पूंजी संचय जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाती है। पूंजी संचय भी नहीं होता, जनसंख्या भी नहीं, वृद्धि भी नहीं होती, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, अब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ जनसंख्या वृद्धि भी शून्य हो जाती है और पूंजी संचय हो रहेगा ही नहीं सर। स्टेट में लॉन्ग रन में कहाँ पूंजी संचय होगा, समझिए, पूंजी संचय होगा ही नहीं, क्योंकि मजदूरी बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा लोग दे के मतलब बहुत ज़्यादा पे करके वो मजदूरी और मजदूरों को मांग करेंगे। लाभ घटेगा तो उसी अपने लाभ में से ही तो मजदूरी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, बस। अब जैसे ही ऐसा होगा तो कम हो जाएगी पूंजी संचय कम हो जाएगा, तो जब उन लोगों को जब तनख्वाह धीरे धीरे कम हो जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि भी शून्य हो जाएगी, ठीक। चलिए, अब इस स्थिति में आकर आर्थिक प्रक्रिया रुक जाती है, जिसे हम देखिए आर्थिक प्रक्रिया यहाँ पे रुक जाती है, एडम स्मिथ ने कहा था। अब देखिए, रिकार्डो का विचार ये है कि देखिए लगान सिद्धांत से संबंधित इन्होंने कहा था कि भूमि के वासमान प्रतिफल को शामिल किया, अर्थात भूमि पे जितना जैसे जैसे उत्पादन किया जाता है वो क्या होता है, उससे मिलने वाली जो प्रतिफल है वो कम होती जाती है। मतलब 1 साल 2 साल 3 साल अगर भूमि पे खेती करते जाएंगे तो प्रतिफल कम होता जाएगा, दैट इज भूमि के आसमान। आपको सब समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा करके चल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहे हैं आपको। रिकार्डो का यह मत था कि भूमि ऐसा साधन है जो गुणात्मक रूप में तो परिवर्तनीय होता है, परंतु मत देखिए, इसका मतलब ये है कि जो भूमि है ना उस पर आप इंटेंसिव खेती कर सकते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन कर सकते हैं, गुणात्मक रूप में परिवर्तनीय होता है, इंटेंसिव और बढ़िया बढ़िया तकनीकी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव खेती नहीं कर सकते। देयर आर 2 टाइप ऑफ कल्टीवेशन, फर्स्ट हाफ इज एक्सटेंसिव एंड सेकंड हाफ इज इंटेंसिव। एंड एक्सटेंसिव इफ यू टॉकिंग अबाउट दैट, इट मीन्स की एक्सपेंशन ऑफ योर लैंड, बट इट इज अनलिमिटेड बिकॉज इट गिवन बाय नेचर, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ। इसका कहने का मतलब ये है, जो एक्सटेंसिव अर्थात विस्तारवादी खेती, इसका मतलब ये है कि आप और अधिक, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है आप और अधिक मांग कर रहे हैं भूमि की, तो उसमें तो एक उसकी मात्रा तो सीमित है, एक वर्ष तो ऐसा है कि भूमि सीमित है तो क्या होगा, आप और बढ़ा ही नहीं सकते। लेकिन जो इंटेंसिव गहन तकनीकी है ना, मशीनों को बढ़िया बढ़िया लगाना और सारी चीज़ें, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, बढ़िया मशीन लगा सकते हैं और उत्पादन बढ़िया हो, न्यू टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। 2 प्रकार से है। तो उन्होंने कहा था भूमि के आसमान प्रतिफल को शामिल है, हमने बताया इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका अभिप्राय भूमि का अधिक वाला, परंतु इसका सृजन नहीं। देखिए, आप इसको सारी चीज़ों को आप इसको लिख लीजिए। समृद्धि प्रक्रिया में इसके 2 प्रभाव उत्पन्न होंगे, एक तो भूस्वामियों के लगान में वृद्धि होगा, दूसरा मजदूरी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। देखिए, अब क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे ही मान लीजिए जब सीमित है भूमि की मात्रा, ठीक है, तो भूमि तब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी और मांग बढ़ रही है ना वस्तुओं सेवाओं की। जब वस्तुओं की मांग बढ़ रही है तो किसी भी चीज़ की मांग बढ़ रही है, जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब वैल्यू बढ़ेगी तो मजदूर जब उसे खरीद रहे हैं तो क्या होगा,
उनको जीवन निर्वाह लागत और अधिक होगी, और उसकी मांग बढ़ी तो फलस्वरूप भूस्वामियों को लगान में भी वृद्धि होगी। अर्थात एग्जाम्पल दैट कि आप मान लीजिए कि आप भूस्वामी हैं और एक और आदमी है, हम एक किसान हैं और एक भूस्वामी है और एक ये बाजार है जहाँ पे वस्तु सेवा मिल रही और जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए मानो कि जो भी आप खेत में फसल हम आपके बो रहे हैं, ठीक है, आप भूस्वामी आपके खेत में हम फसल बो रहे हैं और आपकी बस फसल की मांग बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे, तो आप लगान ज़्यादा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मांगेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। उस पर और लगान मांगेंगे तो हम आपको देंगे, रेंट मांगेंगे तो हमको देना पड़ेगा क्योंकि हमें उससे लाभ हो रहा है फसल बोने से। और दूसरी बात क्या होगा, बगल में साइड बाय साइड जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन भूमि स्थिर है, आप चीज़ों को समझिए, तो क्या हो रहा है आगे जीवन निर्वाह लागत जो है वो भी बढ़ रही है हमारी, जो मजदूर है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा पैसा देकर उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना पड़ेगा। दैट्स इट। अब जैसे जैसे बढ़ेगी तो भूस्वामियों की लगान में वृद्धि होगी और दूसरा मजदूरी मतलब कि मजदूरी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है और मजदूरी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने से अधिक मजदूरी की मांग होगी। तो भैया हम मजबूरी है कि जब पैसा हम कम मतलब कि कम जब हम खरीद रहे थे, जब कम पैसे में जब हम जीवन निर्वाह कर रहे थे, इसका मतलब वस्तु की मात्रा सस्ती थी, जो वस्तु की वैल्यू है, मूल्य है। लेकिन अब जैसे ही बढ़ रही है तो हम मजदूरी भी ज़्यादा मांगेंगे, जरूर मजबूरी है। जब मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी वस्तु देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब मजदूरी की कीमत में वृद्धि होगी तो अधिक मजदूरी की मांग में इसके पर पूंजीपतियों को प्राप्त होने वाले लाभ में कमी होगी। अब जैसे ही मजदूरी और मांगेंगे किसी पूंजीपति से तो उसमें जो लाभ का संचय कर रहा था भैया वो कम होगा। अब जब लाभ कम होगा तो पूंजी संचय कम होगा, जब पूंजी संचय कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होगी, समृद्धि पर सारी चीजें हैं, इसके परिणाम समृद्धि प्रक्रिया और रोध उत्पन्न होगा और इसे आती जब आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया, अब आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन इनका मानना था कि तकनीकी सुधार के माध्यम से उत्पादकता में सुधार, विदेशी व्यापार की प्रक्रिया में विशिष्टीकरण को अपनाकर इस अवरोध को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए इन्होंने कहा था कि या तो आप न्यू टेक्नोलॉजी तकनीक सुधार करके बढ़िया तकनीक, इतना भयानक तकनीक लाइए कि क्या से 10 मान लीजिए एक 10 कट्टा खेत से अगर मान लीजिए 20 बोरा गेहूँ निकल रहा है तो उसी से 50 बोरा निकले, तो तकनीक में का सुधार कर लीजिए तो भी लाभ बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ें क्या है, दूसरी चीज़ें है कि विदेशी व्यापार में प्रक्रिया में विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हमने बताया है, अब बताने इंटरनेशनल ट्रेड हमारा जरूर देखिएगा जाके अगर नहीं देखे हैं तो, उसमें हमने बताया है कि विशिष्टीकरण से क्या होता है कि जिसमें आपको कुशलता है उसमें आप सारे जो आपके लेबर फोर्सेस हैं, जो फैक्टर हैं, उसको आप उसमें डिप्लॉय कर देंगे और जब स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपकी उत्पादन अधिक होगी तो उससे भी क्या होगा, लाभ अधिक होगा तो इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं अवरोध को, किसके द्वारा, रिकार्डो के द्वारा। ठीक है, आप लिखते चलिए, हमने तो लिखा ही नहीं, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मज़े से रहिए और फिर आप चीज़ों को समझिए बस। अब इसके लिए हम अब फिर अगला देखते हैं माल्थस के विचार को। इसमें क्या है कि माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में एक सिद्धांत देखिए, माल्थस ने कहा था ना कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था, सबसे पहला सिद्धांत था, उसी में से कुछ मतलब जो आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड चीज़ें हैं, कंटेंट है, उसको यहाँ पे इम्पोज किया गया। ठीक है, इंस्टॉल किया गया। अब यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो जनसंख्या है वो गुणात्मक दर से बढ़ती है, लेकिन जो संसाधन है जैसे खाने की इत्यादि चीज़ें तो क्या अंकगणितीय विधि से बढ़ती हैं, 1 2 3 4, और जो जनसंख्या ज्यामितीय विधि 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इस तरीके से। तो क्या होगा, बाद में संसाधन की कमी होगी, संसाधन की मांग होगी तो मजदूरी भी बढ़ेगी, मजदूरी जब बढ़ेगी तो फिर वही सारी चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें मुख्य रूप से एक ही पे जा रहे हैं सब लोग। अब यहाँ पे देखिए सिद्धांत के माध्यम माल्थस ने व्यक्त किया कि आवश्यक मजदूरी के ऊपर ही मजदूरी में वृद्धि वाले जनसंख्या में वृद्धि होती है। 2 प्रकार के इन्होंने मजदूरी माना। कौन कौन मजदूरी माना, एक तो बाजार प्रचलित मजदूरी दैट इज W, और एक होता है आवश्यक मजदूरी दैट इज W0। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे आपको समझा रहे हैं क्या क्यों लिखे। चलिए, इस सिद्धांत के माध्यम से माल्थस ने व्यक्त किया कि आवश्यक मजदूरी के ऊपर की जो मजदूरी में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है,
वृद्धि होने पर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि समृद्धि प्रक्रिया के लिए आवश्यक श्रम शक्ति को उपलब्ध कराती है। तो ये क्या है, अभी ये सारी चीज़ें माल्थस मतलब कि जैसे ही जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या करेगी, उसकी आवश्यक श्रम शक्ति को उपलब्ध कराएगी। कब, जब आवश्यक मजदूरी W0, जब उससे ऊपर अगर मजदूरी बढ़ रही है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो श्रम शक्ति की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे कि हमारे घर में अगर 10 बच्चे हो तो और पैसा कमाएं, 20 बच्चे तो और पैसा कमाएं, तो जनसंख्या बढ़ाएंगे। कब, जब W0 से ऊपर W होगा। हमने बताया है ना, देखिए दोनों ब्याज दर, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आर्थिक समृद्धि के प्रतिष्ठित सिद्धांत, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस द्वारा व्यक्त किए उपरोक्त विचारों के आधार पर आर्थिक समृद्धि के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समेकित रूप में आगे स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है, देखिए हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, निर्धारक घटक क्या क्या है, किन्होंने क्या क्या माना, आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। बस एक चीज़ हमें समझाना है कि प्रतिशत मजदूरी के संदर्भ 2 प्रकार की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। एक तो वास्तविक मजदूरी, दूसरा बाजार मजदूरी। एक वास्तविक या बाजार मजदूरी और दूसरा आवश्यक मजदूरी। एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन निर्वाह की आवश्यकता जो होती है उसके लिए जो मजदूरी मिलती है दैट इज आवश्यक मजदूरी, और जो बाजार में प्रचलित अर्थात डिमांड और सप्लाई की, लेबर की डिमांड और सप्लाई से जो होता है मजदूरी तय होता है दैट इज बाजार में प्रचलित मजदूरी या वास्तविक मजदूरी। ठीक है, अब देखिए अल्पकाल में जो बाजार मजदूरी का स्तर आवश्यक मजदूरी दर से ऊपर हो सकता है या जनसंख्या में वृद्धि उत्पन्न करे। जैसे मान लीजिए कि अल्पकाल में स्तर जो बाजार मजदूरी स्तर है ना, वो आवश्यक मजदूरी अर्थात W0 से अधिक अगर होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। पैसा ज़्यादा लेबर को मिल रहा है तो जनसंख्या में वृद्धि होगा ही होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सारी चीज़ों को लिख लिया करिएगा। ठीक है, लेकिन दीर्घकाल में जनसंख्या वृद्धि के कारण वास्तविक मजदूरी का स्तर आवश्यक मजदूरी के बराबर होने की तरफ अग्रसर होगा। जो बाजार मजदूरी और आवश्यक मजदूरी से क्या होगा, बराबर होने लगेगा। अब दीर्घकाल जनसंख्या वृद्धि के कारण से जो मतलब अग्रसर होगा, इस प्रकार प्रशिक्षित अर्थशास्त्रियों का मत है कि दीर्घकाल में वास्तविक मजदूरी का स्तर आवश्यक मजदूरी के बराबर हो जाएगा, इससे जनसंख्या वृद्धि पर विराम लग जाएगा। अर्थात धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही मजदूरी बराबर जीवन निर्वाह के पास आ गई कि केवल रोटी कपड़ा भर का ही पैसा मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, भैया अब हम खर्चा बढ़ गया है, अब ज़्यादा 10 बच्चा पैदा कर लेंगे तो खिलाएंगे कैसे, अब नहीं खिला पाएंगे तो नहीं पैदा करेंगे, तो बस यही है, तो पैदा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, जनसंख्या वृद्धि कम हम आपको समझाने के लिए बहुत ही आसान भाषा में सारे शब्दों का आप लोग समझ में आए। और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसी स्थिति में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, जब बाधित हो जाएगा तो समृद्धि की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और रोध उत्पन्न हो जाएगा। इसी को स्टेशनरी स्टेज या स्थिरावस्था कहा जाता है। जब क्या हो, उत्पादन भी 0 हो जाए, मतलब कि उत्पादन में वृद्धि डेल्टा एक्स, देखिए यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा के अपान के इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल डेल्टा एन अपान एन इक्वल टू 0। अर्थात सम में जब वृद्धि हो, डेल्टा एक्स अपान एक्स क्या है, वृद्धि दिखाता है, तो इस सम में वृद्धि क्या है, 0 हो जाए। और स्थिरावस्था की स्थिति को एक अर्थशास्त्री बामोल ने एक आरेख के माध्यम से प्रदर्शित किया। देखिए स्थिरावस्था को कई अर्थशास्त्रियों ने प्रदर्शित किया है, लेकिन जो बामोल ने किया है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब स्थिरावस्था इसे स्टेशनरी स्टेज बोलते हैं। टोटल वेज एंड टोटल प्रोडक्शन, मतलब टोटल वेज को हम W लिख सकते हैं। देखिए टोटल वेज को हम W लिख सकते हैं, ठीक है, और टोटल प्रोडक्शन को हम X लिख सकते हैं या Q। अब आफ्टर रेंट, अर्थात रेंट इसमें नहीं है, रेंट निकाल दिया गया। और दूसरा वर्किंग पॉपुलेशन, ये लोग हैं। अब जो टी लाइन है ना, जो टी लाइन आप देख रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इतना समझ लीजिए। टी जो लाइन है वो मतलब कि लेबर, आप लाइन बोल सकते हैं, लेबर लाइन, ठीक है, या वेज लाइन। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि अगर जो भी उत्पादन हो रहा है ना, ये जो प्रोडक्शन, जो आर है ना, वो प्रोडक्शन को बता रहा है, तो आर एक कर्व की तरह है, प्रोडक्शन कर्व की तरह। तो अगर आर अगर टी के बराबर होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर उत्पादन ऐसा हो रहा है कि जो टी के बराबर है, टी लाइन के, T1 T2 T3 आप देखिए, तो इसका मतलब है कि जो उत्पादन हो रहा है वो केवल मजदूरी देने भर का है, मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर तक ही क्या है, हमारा उत्पादन हो रहा है। लेकिन आर क्या है, देखिए T1 के पास, देखिए ध्यान से, T1 के पास क्या है, मजदूरी इतना है और इतना लाभ हो रहा है, इतना उत्पादन हो रहा है, लाभ है, एक्स्ट्रा उत्पादन। उसके बाद ऐसे ही T2 देखिए तो फिर वहाँ पे बढ़ रहा है तो भी लाभ है। T3 देखिए तो लाभ है, मतलब उत्पादन बढ़ा, लेकिन गिरते हुए दर से बढ़ रहा है। ह्रासमान, उत्पादन परमानेंट वैसे नहीं हो रहा है, गिरते हुए दर से, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर बढ़ने धीरे धीरे घट रहा है, दैट इज ह्रासमान, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब यहाँ पे जो एस स्थिति है ना, इसी को हम स्टेशनरी स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे जो मजदूरी
वो वाला होता है और फिर जो उत्पादन होता है दोनों बराबर होता है, वहाँ पे लेबर की स्थिति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, वर्कर पॉपुलेशन 0 हो जाता है। अब उपरोक्त रेखा चित्र में अब क्या क्या है तो नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें। चलिए, अब स्थिरावस्था होने के कारण हमने सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन फिर देख लीजिए 3 कारकों की उत्तरदायी माना है इन्होंने मुख्य रूप से जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। सबसे पहला कौन कौन कारक है? सबसे पहला कारक है कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब कि जैसे जैसे हम अपना साधनों का प्रयोग करें उत्पादन कम होता जा रहा है हमारा, धीरे धीरे दीर्घकाल में उत्पादन कम होता जा रहा है। पहला। दूसरा लगान में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन रेंट, और तीसरा है मजदूरी में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन वेज। तो रेंट बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना, रेंट जैसे ही लगान बढ़ रहा है, लगान बढ़ेगा तो मजदूरी बढ़ेगी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ी तभी तो लगान बढ़ी है। जब लगान बढ़ी है तो वेज की मांग होगी, वेज की मांग हुई तो उनके लाभ, पूंजीपतियों के लाभ में कमी होगी, लाभ तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आर्थिक समय। दूसरी है वेज बढ़ेगी तो फिर वही होगा, रेंट बढ़ेगी, तो दोनों उससे एक साथ है। अब उसके अलावा डिमिनिशिंग प्रतिफल के नियम बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, कि उत्पादन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और लाभ उसी में से बचेगा। दैट्स इट। तो ये दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ कहा है, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे है कि तकनीकी प्रगति के लाभ के तकनीकी प्रगति के माध्यम से क्या होता है, स्थिरावस्था की स्थिति को टाला जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि स्थिरावस्था है, फिगर वही है मामूल वाला, लेकिन जैसे तकनीकी प्रगति हुई वो क्या रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। जैसे ही प्रोडक्शन को बढ़ाया, जो प्रोडक्शन कर्व है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने में एफिशिएंट, मतलब कम साधनों में वो प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। या आप बोल सकते हैं कि जो साधन स्थिर तो है लेकिन प्रोडक्शन उसी की मात्रा में और बढ़ गया। तो तकनीकी के माध्यम से प्रोडक्शन और बढ़ गया, इसका मतलब स्थिरावस्था अब OS नहीं, OS डैश हो गई, यस से यस डैश हो गई। तो तकनीकी प्रगति के कारण अगर तकनीकी प्रगति होता रहे तो क्या होगा, तकनीकी प्रगति होता रहे तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में तो क्या होगा, स्थिरावस्था को टाला जा सकता है। इसीलिए आज अमेरिका ग्रेट है, तकनीकी प्रगति सबसे तेज है वहाँ पे। और आखिर क्यों है, आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं कि आखिर क्यों है तकनीकी प्रगति बहुत ज़्यादा रूस में, क्यों नहीं, क्योंकि रूस वाज कम्युनल इकोनॉमी एंड अमेरिका वाज कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट में होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जो कैपिटल होता है ना, मनी इज़ द ब्लड ऑफ कैपिटलिस्ट। उन्हें पैसा कमाना है सर, कैसे वो पैसा कमाना है, तो इन्वेंशन करते हैं, तकनीक बढ़े, जैसे तकनीक बढ़ेगी तो उनकी, जैसे ही नया तकनीक आएगी तो सबसे ज़्यादा मांग उसकी होगी, पैसा लोग ज़्यादा कमा लेंगे। तो उनका लोगों के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता, अपने वेलफेयर से मतलब होता। लेकिन चूंकि उन्हें पैसा चाहिए, पूंजीवादी इकोनॉमी है, पैसा ही सर्वश्रेष्ठ, व्यक्तिवाद, तो इसीलिए वहाँ पे खोज होती रहती है, परमानेंट टेक्निकल सुधार होते रहते हैं, तकनीकी सुधार, टेक्निकल एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन रसिया में ऐसी स्थिति नहीं है, जो भी करेगा सरकार करेगा। हालांकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, कमी है, वहाँ पे वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो भी करेगा तो सरकार का, कम्युनलिज्म होता क्या है, आप जो भी कर रहे हैं वो सरकार के लिए कर रहे हैं, तो कौन आदमी करेगा, कोई आदमी नहीं करना चाहेगा। जो इफिशियंट होगा वो भी, देखिए बहुत सारे सिद्धांत, जैसे ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसको एक रसियन ने दिया था। जो आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना माइक्रो में या मैथमेटिकल इकोनॉमी में, उसे रसियन ने दिया था एक, लेकिन ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं, की जरूरत ही नहीं थी, बढ़ाया किसने, अमेरिका ने, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे व्यक्तिवाद की जोरदार समर्थन है। इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते चलिए, और इसीलिए तकनीकी प्रगति सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, अमेरिका में होती है। और इसीलिए वहाँ पे लोग सुपर पावर हैं, क्योंकि वहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। और चलिए यहाँ पे आते हैं, उपरोक्त चित्र में तकनीकी प्रगति के कारण उत्पादकता में वृद्धि के कारण कुल उत्पादन वक्र ऊपर की तरफ विवर्तित होता है, ओवर डैश हो जाता है। इस स्थिति में स्थिरावस्था के बिंदु से हटाकर इस डैश पर चली जाती है। तो यही तकनीकी प्रगति एक ऐसी प्रगति है जिससे आप किसको टाल सकते हैं, स्थिरावस्था को। स्टेशनरी स्टेज एक सोल्यूशन है और अभी भी ये काम कर रहा है। आगे हम अभी नव प्रतिष्ठित देखेंगे, मॉडर्न देखेंगे, तो और फिर अभी देखिए पहला चरण है, आप ये पहला स्टेज है, अभी एक दूसरा स्टेज आएगा जिसमें हमने देखिए 2 चीज़ों की बात की है। पहला कौन सी चीज़ है, एक सैद्धांतिक वर्णन की समृद्धि के बारे में, दूसरा संतुलन के बारे में हमें देखना है कि संतुलन कैसा होगा, संतुलन और प्रतिष्ठित के ही सिद्धांत बताएंगे। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम संतुलन का वर्णन करेंगे, जैसे लीव जोहानसन ने किया था।
लीफ जोहानसन ने जिसका वर्णन किया है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप जैसे हम बोल रहे हैं इज इट, आपको कॉपी में लिखना है, आप चीज़ों को समझिए, बार बार वीडियो देखिए, लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बार बार समझिए, समझने की कोशिश करिए, फिर पूछिए, क्वेश्चन पूछिए अगर कोई फंस रहा हो तो। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है। वंदे मातरम।